दोस्तों नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लॉन्च हुआ है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि NHAI का ये एनसीडी हमें क्या दे सकता है, ये अच्छा है, बुरा है, रिटर्न अच्छे है, बॉन्ड मार्केट क्या होते हैं, ये बाजार से कैसे डिफरेंट है, हम क्या उम्मीद करें, ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो आइए दोस्तों, आज का सेशन है बॉन्ड मार्केट के ऊपर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर। दोस्तों नेशनल हाईवे इंफ्रा का जो एनसीडी है उसकी डिटेल के साथ हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बॉन्ड मार्केट की भी लेंगे। दोस्तों बॉन्ड मार्केट को एक्सप्लोर करें, एनसीडी को जाने, उससे पहले हमें जानना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल। दोस्तों एक अगर मैं लेमैन हूं, मुझे बाजार में कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है, पर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करना चाहता हूं, तो ये हर नए व्यक्ति के लिए ये वीडियो काम लग सकता है, क्योंकि यहां पे हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदे जानने का प्रयास करेंगे और खास करके फिक्स्ड इनकम के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों कई अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जिसमें एक फेमस है इक्विटी, सेकंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, थर्ड कमोडिटीज, फोर्थ रियल एस्टेट, फिफ्थ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, सिक्स्थ डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज, सेवन अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड इनकम के ऊपर। लेकिन जब भी कोई जगह पे हम इन्वेस्ट करें, हमें कुछ प्रश्नों के जवाब मिलने चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। पहला, ये मुझे रिटर्न कितना दे सकता है। दोस्तों मुझे महंगाई से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जब हम निवेश करें, क्या वो मुझे अच्छे रिटर्न दे सकता है। दूसरा अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये रिटर्न लेने के लिए रिस्क कितना ले रहा हूं, क्या मेरा रिस्क प्रॉपर बैलेंस है। तीसरा, कभी मुझे अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़े तो लिक्विडिटी कैसी है, मैं कब निकल सकता हूं। ऐसे कुछ प्रश्नों के जवाब पहले दोस्तों मुझे मिल जाने चाहिए। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को दो पार्ट में देखा जा सकता है। पार्ट नंबर 1 फाइनेंशियल और सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल। मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं। फाइनेंशियल में दोस्तों आपका इक्विटी आता है, डेब्ट का एक बड़ा पोर्शन आता है, बॉन्ड मार्केट। नॉन फाइनेंशियल में कमोडिटी, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। दोस्तों हम बॉन्ड मार्केट पे आगे बढ़े उससे पहले हम कंपैरिजन देख लेते पहले इक्विटी की, कि इक्विटी में जब हम निवेश करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जनरली दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कि हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए और बैलेंस इन्वेस्ट करना चाहिए, इक्विटी और फिक्स सिक्योरिटी दोनों में, क्योंकि कुछ पहलू इक्विटी के बढ़िया हो सकते हैं तो कुछ पहलू बॉन्ड मार्केट के बढ़िया रहते हैं। कहीं पे ज्यादा सेफ्टी होती है, कहीं पे ज्यादा अच्छे रिटर्न होते हैं, तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के निवेश करें। हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि 50-50 निवेश करना चाहिए। हर महीना अगर मैं 10,000 रुपया निवेश करता हूं तो 5,000 रुपया मेरा इक्विटी में जा सकता है, 5,000 रुपया मुझे फिक्स सिक्योरिटी में जा सकता है। ये 5,000 जो इक्विटी में गया ये अच्छा बढ़ सकता है और मेरे ड्रीम को पूरा करने में मदद कर सकता है, यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया होगा। दोस्तों फिक्स सिक्योरिटी में जो मैं 5,000 रुपया हर महीने डालता हूं वो मुझे सेफ्टी फीचर्स दे सकता है, वो कम बढ़ेंगे, प्रिपेयर रहो। इक्विटी ज्यादा बढ़ेगा उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, पर लिक्विडिटी आप सोचते हो वैसे नहीं रहेगी। आप सोचते हो कि ये तो कभी भी हम शेयर बेच सकते हैं, लेकिन कभी भी शेयर बेचोगे प्रॉफिट में जाएंगे जरूरी थोड़ी ना है। तो ये इक्विटी होगा लिक्विड, पर लिक्विड मान के इन्वेस्ट मत करो। एक समय हो आपके पास तभी इक्विटी में निवेश करें। उसके सामने बॉन्ड मार्केट भले कम रिटर्न देता है, पर आपका पैसा लिक्विड होता है, मतलब आप उसमें से एग्जिट भी हो सकते हो और रिस्क उसमें नहीं रहता है। दोस्तों तो इक्विटी मार्केट के फीचर्स क्या है, मैं क्यों 50% मेरा पैसा इक्विटी में भी डालूं। दोस्तों इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप, यानी आप जब कोई कंपनी में पैसा डालते हो आप ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हो, जितना पैसा डाला है उतना स्टेक। तो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो वो प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर होता है, कंपनी लॉस करती है तो हो सकता है आपको प्रॉफिट ना भी मिले, राइट। तो इक्विटी में जब पैसा डालेंगे तो कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे आपकी अर्निंग डिपेंड रहती है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आपको दो प्रकार से इनकम दे सकता है। पहला पार्ट है दोस्तों डिविडेंड। कंपनी ने जो प्रॉफिट किए, मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने जो प्रॉफिट किए उसका 50% हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में, तो जो कंपनी ने प्रॉफिट किया होगा उसका 50% आप सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपका जितना स्टेक होगा उतना आपको डिविडेंड आ जाता है। तो जब आप कभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में निवेश करते हो और ऐसी कंपनियां जो ग्रोथ करती है, तो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड आपके बैंक में आता है और ग्रोथ होने से वो डिविडेंड बढ़ता जाता है। दोस्तों मैं जब कभी फिक्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता हूं तो वो लिनियर वे में मुझे पैसा मिलता है, यानी हर साल अगर मान लीजिए 6% एफडी का रेट है तो हर साल मुझे 6% कैश फ्लो मेरे बैंक में आता है। पर अगर मैंने शेयर लिए हुए तो हो सकता है शुरुआत में आपको 1.5 या 1.25% का डिविडेंड आता हो, पर जैसे जैसे समय बीतता है, कंपनी ग्रोथ करती है, तो आपका ये 1.5% 15% में कन्वर्ट होता है और वो 150% में भी कन्वर्ट होता है। पर प्रोवाइडेड आप ग्रोइंग कंपनी और क्वालिटी कंपनी जो ग्रोथ को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, ऐसी कंपनी में पैसा डालते हो तो पहला आपका तरीका क्या हुआ दोस्तों? डिविडेंड इनकम। दोस्तों ये पहला तरीका है, आपके बैंक में हर साल डिविडेंड के रूप में कैश फ्लो आता है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों एप्रिसिएशन। दोस्तों एप्रिसिएशन शेयर बाजार में आपकी कंपनियों का क्यों होता है?
अब जब आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हो जो ग्रोथ करती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी करती है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं, तो कंपनी ने जो डिविडेंड में बांटा वो तो डायरेक्ट आपके बैंक में जमा हो गया, पर जो पैसा कंपनी रखती है अपने पास वो कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग में इकट्ठा होता जाता है और इसी बेस पे कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ते जाता है आपका स्टेक उतना ही रहता है, पर आपके उतने ही स्टेक का वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़िया इंक्रीज होता है। तो दोस्तों, अंदाजे से ये कह सकते हैं अगर आपने कोई कंपनी में निवेश किया है जिसका धंधा 15% से ग्रोथ होता है, यानी वो ग्रोइंग कंपनी है, वो कंपनी क्वालिटी है और 15% के सेल्स ग्रोथ को 15% के प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाती है, दोस्तों आपकी वैल्यूएशन भी 15% से बढ़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोनों प्रकार से आपको पैसा मिला, एक कंसिस्टेंट आपके बैंक में डिविडेंड जमा हुआ, दूसरा आपके वैल्यूएशंस बढ़े। फ्यूचर में जब आपको पैसे चाहिए तब आपको यही पैसे बढ़िया काम लग सकते हैं और ये तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों जब आप ग्रोथ कंपनियों में और क्वालिटी कंपनियों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हो। तो जी हां दोस्तों, इक्विटी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक तगड़ा जरिया हो सकता है जो अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं कंसिस्टेंटली इक्विटी में इन्वेस्ट करने पर। राइट दोस्तों, तो ये था इक्विटी। दोस्तों, अभी हमने इक्विटी डिस्कस किया, लेकिन यही इक्विटी दो प्रकार से अवेलेबल रहता है, इक्विटी या डेब्ट, दोनों प्रकार से अवेलेबल रहता है और उसे कहते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज और पब्लिक मार्केट, और दूसरा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या प्राइवेट मार्केट। ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में अवेलेबल होती है। तो सबसे पहली चीज, लिस्टेड सिक्योरिटी में अगर हमने निवेश किया है दोस्तों, वो ट्रेडेबल होती है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आपने शेयर लिया हुआ है, आप चाहो तब स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जिट हो सकते हो, बेच सकते हो, ले सकते हो, बिकॉज दे आर ट्रेडेबल। आप बॉन्ड मार्केट से भी एग्जिट या एंट्री ले सकते हो। पर अगर आपने जहां पैसा डाला है वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, तो ऐसी सिक्योरिटीज दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है और वो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। तो सीधी बात है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी उनको कुछ कायदे कानून, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के, जैसे कि रेगुलर आपको रिजल्ट बताए, कभी कोई इनसाइडर कुछ बाइंग सेलिंग हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन मिले, वगैरह वगैरह कई अलग अलग नॉर्म्स जो स्टॉक एक्सचेंज ने तय किए हैं आपकी यानी कि रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कन्वीनियंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए वो रूल फॉलो करने होते हैं। पर अगर हम दोस्तों अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ये कायदे कानून नहीं होते हैं। हो सकता है आपको रेगुलरली पता ही ना चले कि कंपनी कैसा सेल्स कर रही है, कैसा प्रॉफिट आ रहा है, और बाकी भी कई ट्रांसपेरेंसी की कमियां हो सकती है। तीसरा दोस्तों, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड इक्विटी या डेब्ट में इन्वेस्ट किया है तो वहां पे लिक्विडिटी दोस्तों बढ़िया रहती है। कंटिन्यूस ट्रेडिंग के कारण आपको बढ़िया प्राइस डिस्कवरी मिल सकती है बेचने के टाइम पे, और इवन लेने के भी टाइम पे दोस्तों आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। वहां पे क्या होगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटी में दोस्तों वहां पे लिक्विडिटी लेस होगी, हो सकता है आपको जब बेचना हो तब आपको किसी को ढूंढना भी पड़े, तो लिक्विडिटी वहां पे कम रहेगी अगर शेयर बाजार में वो लिस्टेड नहीं है। तो दोस्तों ये हमें फायदा भी करा सकती है, नुकसान भी करा सकती है। फायदा कैसे दोस्तों, मैंने पहले बताया कि फिक्स सिक्योरिटीज फॉर एग्जांपल कोई एफडी आपको 6% रिटर्न दे रही है, तो उसमें हमारा स्मार्ट होने से कोई मतलब नहीं है, वो हम कभी भी लेंगे 6% मिलेगा हमको। पर स्टॉक मार्केट में आपका स्मार्ट होने पे आपको और बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आपकी कंपनी 15% से ग्रोथ कर रही है, 15% से प्रॉफिट आ रहा है, आपका पैसा भी 15% से बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में जब जब बाजार में गिरावट आती है, जब कभी इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी होती है, तो दोस्तों उस चीज को ध्यान में रख के नियर टर्म माहौल बिगड़ता है तो शेयर धड़ाम से गिरते हैं। दोस्तों अगर आप स्मार्ट होते हो, जब जब आप लॉन्ग टर्म इनके लिए इन्वेस्ट करते हो, तो जब जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैश भी कर सकते हो। जब जब लोग डरे हुए हो आप सस्ते में माल ले सकते हो, तो ये 15% यील्ड आपकी और इंक्रीज हो जाती है। सो यू कैन बी स्मार्ट इन इक्विटी। फिक्स्ड इनकम में दोस्तों ऐसा स्मार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्स से आपको 6% मिलना है तो आपको 6% मिलना है। बाजार बुरा है अच्छा है उससे कोई बहुत ज्यादा बड़े कंसर्न नहीं है। एंड लास्ट, प्लेटफॉर्म्स पे यानी स्टॉक एक्सचेंजेस पे इक्विटी एंड डेब्ट बोथ आर अवेलेबल। उसी प्रकार से ओवर द काउंटर में भी बोथ आर अवेलेबल, राइट। अब हम प्रॉपर वे में दोस्तों डेब्ट मार्केट बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। रेडी हो आप लोग? तो दोस्तों डेब्ट मार्केट या जिसे फिक्स्ड इनकम मार्केट भी कहा जाता है। दोस्तों डेब्ट मार्केट आपका कॉन्ट्रैक्ट है बोरोवर के साथ, जहां पे आपको कंसिस्टेंटली कैश फ्लो आने का। फिक्स्ड इनकम आर कॉन्ट्रैक्ट विथ अ प्रॉमिस टू पे अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ इन्वेस्टर। यानी आपने अगर डेब्ट मार्केट में निवेश किया हुआ है तो जब आप बॉन्ड लेते हो तब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भी आपको इतने समय के लिए हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर क्यूमुलेटिव मतलब साथ में पूरा इतना इंटरेस्ट मिलेगा। पर यहां पे जो कहा गया है दोस्तों कि मान लो आपको 6% मिलना है तो वो मिलना है दोस्तों, जबकि इक्विटी में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। इक्विटी में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आपकी अर्निंग डिपेंड होती है, बढ़िया हो सकती है बुरी भी हो सकती है। वैसे डेब्ट मार्केट में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपके साथ जो डील की गई है वो इंटरेस्ट दोस्तों आपको मिलना है। दोस्तों ये ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं। दोस्तों फिक्स्ड इनकम लॉन्च करने के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी होती है।
मतलब जैसे अभी मुथूट फाइनेंस एक स्कीम लेके आई है कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा, तो वो यूं ही नहीं आ सकते। उनके लिए दोस्तों उनकी एसेट भी होनी चाहिए, तो कुछ उनकी फिक्स फाइनेंशियल एसेट होनी चाहिए, ताकि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करे, मैं मुथूट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कंपनी ने आपको बोला मैं 9% दूंगा, वो डिफॉल्ट करे तो भी जो एसेट है उसके बेस पे आपको पेमेंट हो सके। इक्विटी में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, राइट। इक्विटी में ऐसा हरगिज नहीं है कि भी इतनी ही एसेट होगी तो ही आप आईपीओ ला पाओगे, इतना ही होगा तो ही आपका ये शेयर आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, राइट। ये एक मेजर यहां पे डिफरेंस रहता है। कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है कुछ भी ना मिले, पर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो डेट मार्केट में जिन्होंने निवेश किया होता है उनको कुछ मिलता है। अब ये कौन इशू करता है, ये बड़ी देखने वाली चीज है। ये कौन इशू करता है दोस्तों? म्यूनिसिपैलिटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब दोस्तों बॉन्ड इशू करते हैं दोस्तों। तो ये भी बॉन्ड मार्केट भी एक बड़ा तरीका हुआ फंड रेज करने का। बहुत से लोग यही मानते हैं कि फंड रेज खाली दो प्रकार से होती है। एक, कंपनी ने लोन ले ली तो उनका फंड रेजिंग हो गया, उस पर वो इंटरेस्ट भरते जाएंगे। दूसरा, वो आईपीओ लेके आ गए तो लोगों ने भर भर के पैसे दिए आरपीओ में, कंपनियों के पास फंड आया, फंड रेज हो गया। ये दो तरीके नहीं है दोस्तों। बॉन्ड मार्केट यानी डेट मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा तरीका है जिसपे कंपनीज या गवर्नमेंट फंड रेज कर सकती है। इसमें और इक्विटी में बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। इसमें और इक्विटी में एक बड़ा डिफरेंस बोरोवर के लिए यह है कि बोरोवर के लिए इक्विटी के द्वारा जब फंड रेज किया जाता है तो इक्विटी लेने वाले उनके परमानेंट पार्टनर हो गए। तो जब जब कंपनी प्रॉफिट करेगी, वो प्रॉफिट का आपके पार्टनर्स के साथ फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये लाइफ लॉन्ग की एक लायबिलिटी भी होगी। जिंदगी भर जो प्रॉफिट करेंगे, मान लो 50% शेयर बाहर दे दिए तो 50% प्रॉफिट भी तो बांटना पड़ेगा। पर बॉन्ड मार्केट से अगर फंड रेज किया गया है तो उनकी लायबिलिटी कितनी रहती है? जितना उन्होंने कमिट किया है कि भी हम तुमको 60% ब्याज देंगे, तो वो 60% ब्याज दे के आखिर में प्रिंसिपल दे के बॉन्ड खत्म। कंपनी जो प्रॉफिट कर रही हो तो उनके पास ही रहेगा। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर ये बड़े रोल प्ले करता है भविष्य के लिए। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों दो प्रकार के मेजरली होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज, दूसरा होता है कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज। दोस्तों भारत में ही नहीं, दुनिया भर में गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज एक मेजर और बड़ा हिस्सा होता है। अब अगर ये दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स, तो ये दोनों का भी डिफरेंस दोस्तों जानना जरूरी है। कहां पे हमारा रिस्क है, कहां पे क्या है, तो दोनों चीज हम दोस्तों बारी बारी जान लेते हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे जीसेक भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज। ऑलराइट, तो दोस्तों जीसेक क्या है? ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। दोस्तों सेंट्रल या स्टेट जिन्हें फंड की जरूरत होती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वो फंड रेज करने के लिए अपना बॉन्ड लॉन्च करते हैं। अब अगर हम कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ये कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए भी एक बड़ा जरिया होता है फंड रेज करने का। दोस्तों जीसेक में दो पार्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। एक साल से कम जो जीसेक होते हैं उन्हें टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स भी कहा जाता है। एक या उससे ज्यादा की अवधि के जो बॉन्ड होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट्स कंपनी की बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो यहां पे दोस्तों अलग अलग अवधि के बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अलग अलग अवधि के बॉन्ड कॉर्पोरेट में अवेलेबल हो सकते हैं। दोस्तों भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो टी बिल नहीं ला पाती है। भारत में स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्च करती है, जिसे स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, SDL, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इन इंडिया। दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जीसेक में प्रैक्टिकली कोई रिस्क नहीं होता है, इसीलिए इसे रिस्क फ्री गिल्ट एज फंड भी कहा जाता है। जबकि कॉर्पोरेट्स में डिफॉल्ट हो सकता है। अब कई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसे हम देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का अनलिस्टेड स्पेस में होता है, वो लिस्टेड नहीं है, ओवर द काउंटर लेना होता है। एक ऑब्वियस सी एकदम अगत्य की बात है कि जब जीसेक में रिस्क नहीं होता है, बहुत कम होता है, तो उसके रिटर्न दोस्तों कम होंगे। और जब प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं, तो ऑब्वियस है उनको आपको अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा रेट देना पड़ेगा। तो खाली ज्यादा रेट देख के अट्रैक्ट नहीं होने का, ज्यादा रेट देखने के साथ यह भी देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा तो गवर्नमेंट से तो ज्यादा ही पे करेगा, पर उसका रिस्क प्रोफाइल चेक करना दोस्तों अत्यंत जरूरी है। पास्ट में ऐसे कई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हुआ है कि पैसे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका एक शब्द भी है कि गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बीच का जो स्प्रेड होता है, इसे दोस्तों क्रेडिट स्प्रेड भी कहते हैं। दोस्तों डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट यील्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट स्प्रेड। यानी कल कोई बोले क्रेडिट स्प्रेड इतना है तो समझ जाना दोस्तों, जितना ज्यादा डिफॉल्ट के चांसेस होंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड में, उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो दोस्तों क्रेडिट स्प्रेड को एक रिस्क प्रीमियम की और के नजरिए से भी देखना चाहिए। रिस्क प्रीमियम यानी ये मेरी फिक्स सिक्योरिटी है जो मुझे एक इंटरेस्ट देती है। अब मैं ज्यादा की लालच में जब कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाता हूं, कितना रिस्क प्रीमियम मुझे मिल रहा है, राइट? जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। तो हमें खाली इंटरेस्ट ना देखते हुए रिस्क भी देखना चाहिए।
तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट की कितनी है ये जानने के लिए रेटिंग्स अवेलेबल होते हैं जो रेटिंग एजेंसी द्वारा दिए जाते हैं। हाई यील्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट ग्रेड इसे कहते हैं। कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, अगर आपकी कंपनी की रेटिंग बहुत अच्छे है तो यस हम कुछ रिस्क ले सकते हैं। सो दिस इज रूल। दोस्तों जब भी कोई जगह पे बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो रेटिंग जरूर चेक करें। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी में ऐसे रेटिंग नहीं है, लेकिन आप लोग भी तो रेटिंग देते हो। जब हमने हमारा एनुअल मीटिंग किया था तब स्टूडेंट्स ने कैसे रेटिंग दिए थे कि 20 कंपनी को हम 5 रेटिंग देते, उसको 4 रेटिंग देते। किसके आधार पे? ग्रोथ, क्वालिटी, डेप्थ, ये सब के आधार पे, कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो इक्विटी में जैसे आप रेटिंग देते हो यहां पे आपको देने का जरूर नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने ऑलरेडी रेटिंग्स दिए हुए। तो अब भविष्य में जब कभी आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करो पूछो उसको क्या रेटिंग है, राइट। अब रेटिंग दोस्तों अलग अलग प्रकार से दिए जाते हैं, ए, बी, सी। तो मैं कैसे समझूं कौन सा रेटिंग ज्यादा अच्छा है? तो सबसे ऊपर सबसे अव्वल होता है दोस्तों ट्रिपल ए रेटिंग। ए है तो बढ़िया ही है, और ए एक बार नहीं है, ट्रिपल है तो एकदम बढ़िया। तो ट्रिपल ए रेटिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड दोस्तों होता है। ट्रिपल ए रेटिंग कहीं लिखा है मतलब समझ जाओ यहां पे हाईएस्ट सेफ्टी है इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों ट्रिपल ए रेटिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड सबसे हाई हुए। आपको जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो वापस मिलने वाला है उसकी सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है ट्रिपल ए रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स में। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लोएस्ट रिस्क कैरी करते हैं। तो पहला प्रायोरिटी किधर होना चाहिए या मेरा बड़ा निवेश किधर होना चाहिए? ट्रिपल ए रेटिंग के बॉन्ड्स में। दोस्तों दूसरा होता है डबल ए रेटिंग। ट्रिपल ए हाईएस्ट सेफ्टी कैरी करता था, लोएस्ट क्रेडिट रिस्क कैरी करता था। डबल ए हाई सेफ्टी कैरी करता है, हाईएस्ट नहीं पर हाई सेफ्टी है दोस्तों यहां पे भी जो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल आपको मिलना है उसकी हाई सेफ्टी होती है और क्रेडिट डिफॉल्ट की रिस्क लो होती है। सो यस दोस्तों पहली प्रायोरिटी हमारी ट्रिपल ए रेटिंग हुई, दूसरी प्रायोरिटी डबल ए रेटिंग भी रख सकते हैं। पर अगर आपके पास चॉइस है, आपको दोनों जगह लाख लाख लगाना है तो ज्यादा किधर लगाना चाहिए? वेटेज ट्रिपल ए में। आपको इंटरेस्ट डबल ए में ज्यादा मिलेगा पर पैसा इधर ज्यादा जाना चाहिए। तीसरा होता है क्रिसिल ए रेटिंग, सिंगल ए रेटिंग। यहां पे एडिक्वेट सेफ्टी होती है। तो ट्रिपल ए में हाईएस्ट, डबल ए में हाई और सिंगल ए में एडिक्वेट सेफ्टी। दोस्तों पहले दो इंस्ट्रूमेंट्स में हाईएस्ट सेफ्टी थी, हाई सेफ्टी थी, वेरी लो क्रेडिट रिस्क था। यहां पे एडिक्वेट सेफ्टी है और क्रेडिट रिस्क कुछ होता है, लो होता है पर कुछ होता है, राइट। तो ये थे दोस्तों आपके ए रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे कगार में आते हैं दोस्तों बी रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पे भी ट्रिपल बी रेटिंग होता है जो मॉडरेट सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और रिस्क यहां पे मॉडरेट कैरी करते हैं। उसके बाद का जो रेटिंग आता है वो है जैसे ट्रिपल ए था डबल ए था, यहां पे भी ट्रिपल बी तो साथ में है डबल बी। डबल बी रेटिंग क्या होता है? ट्रिपल बी तक की जितने इंस्ट्रूमेंट हमने बात किए वो सब जगह पे सेफ्टी नाम आता था, हाईएस्ट सेफ्टी, हाई सेफ्टी, एडिक्वेट सेफ्टी, मॉडरेट सेफ्टी। ट्रिपल बी के बाद के जो रेटिंग है जैसे डबल बी रेटिंग है, यहां पे सेफ्टी नाम यूज नहीं करते हैं, यहां पे रिस्क नाम का इस्तेमाल होता है। तो डबल बी रेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पे मॉडरेट रिस्क होता है। तो ऑब्वियस सी बात है डबल बी रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट में मॉडरेट रिस्क रहेगा। उसके बाद आया सिंगल बी। सिंगल बी क्रेडिट वाली जो आपकी कंपनियां होगी वो होगी हाई रिस्क वाली कंपनियां। सिंगल बी रेटेड कंपनियां हाई रिस्क कैरी करेगी तो यहां पे पैसा डालने से पहले ध्यान रखना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। ये तो सब हमने रिस्क की बात कर दी, तो उसके भी नीचे कुछ होता है क्या? ऑब्वियसली पहले हमने सेफ्टी की बात की, फिर हमने रिस्क की बात की। अब सी रेटेड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जहां पे रिस्क की बात होती है पर बड़े हाई रिस्क की बात होती है। तो हमने पहले ए रेटिंग की बात की फिर बी की बात की। तो एक जगह पे हमने सेफ्टी हाई स्टैंडर्ड की बात की, बी में हमने रिस्क की बात की, तो उसके नीचे तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। उसके नीचे भी होता है सी और डी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ये डेंजर होते हैं दोस्तों। सी रेटेड इंस्ट्रूमेंट वेरी हाई रिस्क कैरी करते हैं। तो जब कभी सी रेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाले ध्यान रखें कि ये हाई रिस्क कैरी कर रहे हैं। सो इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सी रेटेड कैरी हाई रिस्क। उसके बाद आता है दोस्तों डी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो डी फॉर डिफॉल्ट याद रखने का। क्या याद रखने का? डी फॉर डिफॉल्ट। डी रेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी डिफॉल्ट है या डिफॉल्ट होने की संभावना रखते हैं। वो हुए दोस्तों आपके डी रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसा हमने ABCD में डिनोट किया, ऑब्जर्व किया, हायर रेटिंग डिनोट करता है लोअर रिस्क, हायर रिस्क डिनोट करता है डिफॉल्ट रिस्क। दोस्तों हमारा क्या काम बनता है, कभी भी इन्वेस्ट करें तो ट्रिपल बी रेटिंग के नीचे के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना बड़ा जोखिम हो सकता है। ट्रिपल बी या उससे ज्यादा के हाई स्टैंडर्ड में इन्वेस्ट करें। अब मैं
ट्रिपल ए के बदले डबल ए, सिंगल ए में भी क्यों इन्वेस्ट करूं? वहां पे रिटर्न ट्रिपल ए से ज्यादा होते हैं, रिस्क कम रहता है, तो हमें रिस्क समझ के इन्वेस्ट करना है। जितने ज्यादा रेटिंग उतना हम ज्यादा वेटेज रख सकते हैं। मेरा 100 रुपया है, मेरे सबसे ज्यादा रुपए ट्रिपल ए में होने चाहिए। अगर मुझे कुछ और ज्यादा रिटर्न चाहिए, मैं कुछ पैसा मेरा ट्रिपल ए के बदले डबल ए, सिंगल ए में डाल सकता हूं, इवन ट्रिपल बी में भी डाल सकता हूं, पर सबसे कम रुपया मुझे ट्रिपल बी में डालना चाहिए। इस प्रकार से वेटेज हम दोस्तों सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिपल बी के ऊपर के रेटिंग हुए इन्वेस्टमेंट ग्रेड, बढ़िया ग्रेड के। ट्रिपल बी के नीचे के जो रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हाई यील्ड या जंक बॉन्ड भी कहा जाता है। ये यील्ड आपको हाई देंगे पर वो यील्ड की कोई गारंटी नहीं है, इन्हें जंक बॉन्ड भी कहा जाता है। अब नहीं, शेयर बाजार में भी इक्विटी में आप जंक शेयर कहते हो जिनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, वैसे बॉन्ड में भी होते हैं जंक बॉन्ड्स। दोस्तों जैसे शेयर बाजार में बहुत से रिटेलर जंक शेयर के पीछे पड़े रहते हैं, वैसे ही बॉन्ड मार्केट में भी कई इन्वेस्टर जंक बॉन्ड ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको प्रोहिबिट किया जाता है, वो लोग जंक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत से लोगों का पैसा होता है और भरोसा होता है कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा जब हमको इंस्टीट्यूशंस को पैसा देते। तो दोस्तों अब बॉन्ड मार्केट को समझने के लिए हमें अगर लाइव एग्जांपल मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देखो दोस्तों अभी लाइव एग्जांपल ही है, 3 अलग अलग बॉन्ड अभी ऑलरेडी लाइव है, उनकी ऑफर आई हुई है, चाहे तो ले सकते हैं। लेने से पहले क्या क्या देखने का? रिटर्न देखने के। पर रिटर्न के साथ क्या देखने का? हमने अभी बात की, रिस्क बैलेंस होना चाहिए। कैसे समझे रिस्क बैलेंस है कि नहीं? रेटिंग देखो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेटिंग मतलब एकदम सेफ्टी। ऑलराइट, तो हम तीनों कंपनी का एग्जांपल नहीं लेते, हम 2 एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों? नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट। दोस्तों ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, बहुत बड़े ही अच्छे स्टैंडर्ड रेटिंग के साथ। दोस्तों ये जैसे आपके आईपीओ आते हैं, तो आप कैसे आईपीओ भरते हो? राइट, आपको लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते, बराबर है। जब आपको आईपीओ लगते हैं उसके बाद कंपनी जितने प्रॉफिट करेगी वैसे आपकी इनकम आएगी। यहां पे बॉन्ड मार्केट में ऐसा होना नहीं है। बॉन्ड मार्केट में भी ये एक ऑफर लेके आए होंगे, राइट, पर ये जब ऑफर लाएंगे तो आपको एक सिक्योर्ड, एक गारंटेड रिटर्न कहेंगे। अब वो जो रिटर्न कहेंगे वो कैश फ्लो आपका रहेगा, राइट। ये डिफरेंस है, यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तारीख देख लो। अब हम थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, हम दोस्तों बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे पर बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सॉरी, नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के बारे में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इंडिया में। वैसे ही गवर्नमेंट का मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान भी है, यहाँ पे 6 लाख करोड़ फंड रेज करेंगे और उसको यूज करेंगे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर। वैसे ही दोस्तों NHAI ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान में एक बड़ा हिस्सा रखता है 26% का, क्योंकि दोस्तों इसकी जबरदस्त जरूरत है। गति शक्ति प्लान देखा, अभी जस्ट रिसेंटली हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी देखी। दोस्तों ये क्यों किया है? दोस्तों लॉजिस्टिक पॉलिसी का सीधा डायरेक्ट मतलब है लॉजिस्टिक पे जो कॉस्ट होता है इंडियन कंपनीज को या फॉरेन कंपनीज को, इंडिया में लॉजिस्टिक का खर्चा जो भी डबल डिजिट में होता है उसको सिंगल डिजिट पे लाने का। तो उसके लिए हमें बड़े हाईवेज, बढ़िया हाईवेज की दोस्तों जरूरत पड़ेगी, तो फंड चाहिए होगा। तो दोस्तों नेशनल हाईवे बॉन्ड की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। ये सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, राइट। तो ये भी एक एनसीडी का ही एक पार्ट है। दोस्तों 17 और 18 अक्टूबर को हम लोग ये अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है? दोस्तों एक मिनिमम 10,000 के इन्वेस्टमेंट से भी हम इस एनसीडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक की वैल्यू 1000 है तो 10 की वैल्यू 10,000 हुई, तो मिनिमम 10,000 रुपए से दोस्तों हम इस एनसीडी में इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके मल्टीपल में हम पैसा डाल पाएंगे। 50,000, 60,000, लाख रुपया आप चाहो ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये आपको 3 STRPPs में अवेलेबल होंगे, जिनको अलग अलग टेन्योर पे आप रिडीम कर सकते हो लिस्टिंग के बाद। ये जो 3 STRPPs मैंने बताई, 1000 की फेस वैल्यू को 3 भाग में डिवाइड किया है, 300, 300 एंड 400। तो पहला 300 है, उसका 13 साल की टर्म है, 13 साल के बाद उसको रिडीम कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये ऑनलाइन ट्रेडेबल बॉन्ड है, तो मतलब आप पहले चाहो तो आप किसी और को सेल करके निकल सकते हो। पहले 300 की टर्म 13 साल है, दूसरे 300 18 साल के बाद सेलेबल है और आखिरी 400 25 साल पे। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक अच्छा बॉन्ड हुआ, अलग अलग टाइम इंटरवल पे रिडीमेबल है और 25 साल यानी एक बहुत ही लंबी टर्म है। ये टर्म पॉजिटिव इसलिए हो सकती है क्योंकि हमें इस पे इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 7.9%। अब दोस्तों 7.9% अगर ये सेमी एनुअल है तो ये इफेक्टिव होता है 8% से भी ज्यादा पे। तो अभी हमें कौन 8% दे रहा है दोस्तों फिक्स सिक्योरिटीज में, जहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग रेटिंग गवर्नमेंट बॉन्ड हो? दोस्तों नहीं है, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिक्स डिपॉजिट हमें 5-6% दे रही है, उसके सामने अगर ये हमें 8% दे रहा है देन एब्सोल्युटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टाइम फ्रेम भी लंबी है, मतलब हमारी भी तो सेफ्टी हुई, हमें भी लंबे समय तक इंटरेस्ट मिलेगा ना। दोस्तों ऑब्वियस है कि इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, तो इमर्जिंग कंट्री में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होने वाले नहीं है। इनफैक्ट आने वाले समय में ट्रेंड नीचे जाएगी। अभी इन्फ्लेशन हाई है तो आप अभी भी और 6-7 महीना उम्मीद कर सकते हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटरेस्ट रेट की नीचे उम्मीद करेंगे।
तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो जो पुराने अच्छे रिटर्न वाले बॉन्ड होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो मान लीजिए, फर्ज कीजिए 3 साल बाद 4 साल बाद दूसरे बॉन्ड अगर इससे सस्ते अवेलेबल होते हैं उस समय के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो आपको इसके वैल्यूएशन भी बढ़िया मिलेंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 750 करोड़ रुपया दोस्तों फंड रेज करेंगे और दूसरा 750 करोड़ रुपया ग्रीन शू ऑप्शन में, तो टोटल दोस्तों 1500 करोड़ का फंड रेजिंग होगा। अगेन लग भी सकते, नहीं भी लग सकते, नहीं लगे आप ओपन मार्केट से भी ले सकते हो लिस्टिंग के बाद। अब बात आती है रेटिंग की। चलो रेटिंग कितनी होगी दोस्तों? AAA रेटेड बॉन्ड है, AAA रेटिंग स्टेबल। तो दोस्तों एकदम अव्वल कक्षा का रेटिंग दोस्तों इस बॉन्ड का है। डेफिनेटली वी कैन गो विद दिस बॉन्ड। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है दोस्तों। ये फंड यूज भी हमारे देश में होने वाला है, राइट? तो आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। रोड जो है दोस्तों इंडिया में 62 लाख किलोमीटर है, यानी भारत के रोड दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के लार्जेस्ट नेटवर्क है दोस्तों। रोड के द्वारा पैसेंजर्स करीबन 86% पैसेंजर रोड के द्वारा ट्रैवल करते हैं और करीबन 67 जो फ्रेट होता है वो ट्रैवल करता है। तो रोड बढ़िया होने जरूरी है। यहां का इन्वेस्टमेंट, यस रोड पे इन्वेस्टमेंट होगा हमारा। तो इसके अलावा जो दूसरा बॉन्ड है लॉन्च हुआ है वो है मुथूट फाइनेंस का। दोस्तों मुथूट फाइनेंस भी बढ़िया कंपनी है, सबसे पुरानी भारत की कंपनियों में से एक है दोस्तों। यस ये भी दोस्तों नॉन कन्वर्टेड डिबेंचर NCD है। 6 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक की इसकी टाइम फ्रेम है अप्लाई करने की। दोस्तों यहां पे भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, फिर आप मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 7 अलग अलग ऑप्शन है। जहां पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा चलो अंदाजा लगाओ। NHI कितना दे रहा है? 7.9। यहां कितना है? 7.5%, राइट? 7.5%। लेकिन आपको अलग अलग ऑप्शन में इंटरेस्ट अवेलेबल होगा। मंथली चाहिए तो मंथली जाओगे थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा। तो आपके पास 8 ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप जा सकते हो। 300 करोड़ रुपया फंड ये लोग रेज करने वाले हैं। रेटिंग दोस्तों इनके पास इकरा का AA रेटिंग है। तो AA यानी भी दोस्तों हाई स्टैंडर्ड हुआ, पर सबसे बढ़िया क्या था? AAA कौन है? मुथूट की NHI। कहां पहला पैसा डालना चाहिए? NHI, राइट? तो ऐसे ही भविष्य में भी जब भी कोई बॉन्ड आए दोस्तों, आप इतना हल्का सा एक बेसिक स्टडी करके आप जरूर निवेश कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो मुझे जाते जाते एक बढ़िया कोट याद आता है वॉरेन बुफे साहब का, कि रिस्क तब आता है जब मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे पता ही ना हो। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। दोस्तों समझ के परख के निवेश करें तो रिस्क हमारा बैलेंस रहेगा और रिटर्न हम अच्छे पाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से लर्न करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिकली अगर सीखना चाहते हो तो कोई हमारी 4 महीने की जो प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बॉन्ड मार्केट डिस्कस करके। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।